नमस्कार। साहित्य की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ ल्हासा की ओर, जिसका सामान्य परिचय और लेखक का परिचय हमने कल प्राप्त कर लिया था और शब्दार्थ की भी जानकारी ले ली थी। तो आज हम अध्ययन करते हैं पाठ का ल्हासा की ओर, जो कि लेखक राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। अर्थात इसमें उन्होंने अपनी यात्रा की जानकारी दी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उच्चारण पर अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि उच्चारण अगर हमारा शुद्ध होता है तो हमारी वर्तनी भी शुद्ध होती है, गलतियां कम होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। अर्थात इसी रास्ते से व्यापार, बिजनेस भी होता था, सामान का आना जाना भी यहीं से होता था और सैनिकों का रास्ता भी यही था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। यानी कि जब लेखक जा रहा है उस समय नहीं रहती है, लेकिन पहले कभी रहती थी पलटन, यानी कि फौज। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, क्योंकि बहुत समय से मरम्मत नहीं हुई है, खाली ऐसे ही पड़े हैं, तो जर्जर होकर गिरते जा रहे हैं। दुर्ग अर्थात किला, दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। यानी कि किले के जो हिस्से खाली हैं, कुछ किसानों ने वहां जाकर अपने रहने का ठौर ठिकाना कर लिया है, तो वहां कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त होता है छोड़ा हुआ, एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। हम अर्थात एक तो लेखक है और उसके बाकी अन्य साथी। वहां जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और नए औरतें पर्दा ही करती हैं। एक पंक्ति जो ऊपर रह गई उसे पढ़ते हैं पहले। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो यहाँ पर तिब्बत की जानकारी देते हुए लेखक बताता है वहाँ के जनजीवन के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में। तो समाज के बारे में उसने जो विशेष बात बताई है कि वहाँ एक तो भेदभाव नहीं है आपस में जाति के आधार पर, छुआछूत की भावना नहीं है और ना ही औरतें घूंघट करती हैं, जबकि ये समस्याएं हमें अपने भारत में दिखाई देती हैं। तो ये जब आप सामाजिक वातावरण के बारे में लिखेंगे तो ये पंक्तियां अवश्य वहां लिखेंगे। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी कि जो भिखारी है वहां पर, वो भी किसी के घर के अंदर जा सकते हैं। हाँ, बहुत ही निम्न कोटि का, बहुत ही बुरी हालत का कोई भिखारी है तो उसे लोग रोक देते हैं कि कहीं चोरी न कर ले, वरना अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के भीतर जा सकता है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। और चाय जैसे हमारे यहाँ बनती है उनका तरीका थोड़ा भिन्न है, तो आप ये ना सोचें कि अपनी झोली में से चाय कैसे दे सकते हैं। तो चाय उनके बनाने का तरीका अलग है, उनका सामान अलग होता है। तो कोई सामान अपने पास रखता है तो किसी के भी घर में जाकर वहाँ आग्रह कर सकता है कि उसके लिए चाय बना दी जाए, तो वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा, नमक दे दीजिए, ये वहाँ पर चाय में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे आप केटल बोलते हैं, केतली, मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, यानी कि घर में बैठक है वो बाहर की तरफ है और रसोई घर अंदर है, चूल्हा अंदर है, और आपको यह डर है, आपको यह शंका है कि सारा मक्खन, वहाँ मक्खन डलता है चाय में, कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, कि जो मकान मालकिन है या जो जिसको उसने बनाने के लिए कहा है चाय के लिए, कुछ मक्खन रख ना ले। अगर आपके मन में संदेह है तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। तो आप उसके घर जाकर खुद ये कार्य कर सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो अंत में नमक और मक्खन डालते हैं, फिर उनकी चाय तैयार हो जाती है। इस तरह से यानी कि वहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति भी किसी के घर में जाकर अपने लिए चाय तक तैयार करवा सकता है। और अगर हम इसकी तुलना अपने समाज से करें तो यहाँ ऐसा संभव नहीं है।
हम मुख्य द्वार पर ही रोक लेते हैं किसी अनजान को, वहीं से बात करके विदा कर देते हैं प्रायः। क्योंकि अगर बिल्कुल अनजान है, अपरिचित है, कोई भिखारी है, बिल्कुल हम उसे घर में नहीं आने देते हैं। तो ये उस समय के तिब्बत के समाज की और हमारे आज के समाज की भिन्नता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, वहां से जब लेखक और उसके मित्र आगे बढ़े, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया कि रास्ते पर जा रहे तो उसका टैक्स दीजिए। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। चिटें जो टोल टैक्स बचाने के लिए, जैसे हम किसी से राइटिंग में स्लिप ले जाते हैं, वैसे ही उसने भी ली हुई थी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति कौन? वही बौद्ध भिक्षु जो उसके मित्र हैं और उसके साथ यात्रा पर हैं। उनकी जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। वो भिखारी के वेश में थे क्योंकि यात्रा वेश बदल कर ही लेखक कर रहा था, फिर भी उन्हें अच्छी जगह रहने की जगह मिली। इसका कारण क्या है कि एक तो अपरिचित लोग किसी के घर में जा सकते हैं, दूसरा जो सुमति है, जो मुख्य कारण है, वहाँ बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध भिक्षुओं का वहाँ पर बहुत सम्मान होता है और उनके जान पहचान के लोग हैं, परिचित लोग हैं, तो अच्छे घर में उन्हें ठहरने की जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। तो वो तुलना करता है कि हम भिखारी के वेश में थे तो अच्छी जगह मिली क्योंकि सुमति साथ थे, एक कारण तो ये था। दूसरा कारण उनकी जान पहचान के लोग थे। वो कहता 5 साल बाद जब इसी रास्ते पर वह लौटा था, दूसरी यात्रा के दौरान एक अच्छे व्यक्ति की वेशभूषा में था, सभ्य वेशभूषा में था, लेकिन उस समय उसे अच्छी जगह ठहरने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वह शाम का समय था। कारण वो भी देता है, पढ़ते हैं। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। जो सबसे गरीब आदमी उस गांव का रहा होगा ना, वहां उन्हें जगह मिली। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, उस वक्त की शाम के समय की मनोदशा, उनके मन की स्थिति कैसी है उस पर। क्यों? क्योंकि खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, जैसे आप शराब का नाम ले सकते हैं, इसी तरह वहाँ नशा करते हैं लोग। तो ये वहाँ के लोगों की एक बुरी आदत भी है कि वो नशे के आदी हैं। तो नशा करने के बाद वो अपने घर में किसी को नहीं आने देते हैं शाम को। तो ये कारण था, क्योंकि लेखक शाम के समय पहुंचा है, बेशक भद्रवेश में है, बेशक घोड़ों पर सवार है, तो उसे ठहरने की अच्छी जगह नहीं मिली। तो जगह ना मिलने के ये कारण उसके दूसरी यात्रा के हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा थोंगला क्या है? डांडा जो है बहुत ऊंचाई की जगह है और थोड़ी खतरनाक जगह है वहां पर। तो डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। कारण 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। कि डांडे इतने ऊंचाई पर है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई है, तो आसपास आबादी नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। कि जब एकदम से ऐसे कटाते हैं पहाड़ों पर कि इस तरफ से दूसरी तरफ कौन हो सकता है, दिखाई नहीं देता है। नदियों के मोड़ आ जाते हैं, पहाड़ों के कोने हैं जिससे एक से दूसरी तरफ नहीं देख पाते। तो क्या होता है, डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। वहां पर डाकू हैं कि डकैती पड़ती रहती है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। कि गांव में जहां आबादी है, अगर वहां पर किसी का मर्डर कर दिया जाए, खून कर दिया जाए, तो शायद कोई गवाह मिल जाए और उस व्यक्ति को सजा हो जाए। लेकिन इन निर्जन स्थानों में, कौन से निर्जन स्थान? निर्जन जहां कोई लोग नहीं रहते। डांडे जो कह रहा है, मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता कि जो आदमी मर गया सो मर गया, क्योंकि वहां कोई गवाह ही एक तो उपलब्ध नहीं है, और अगर है तो उसे अपनी ही जान का खतरा है। तो सरकार, और इसके अतिरिक्त सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। सरकार ने भी, जो वहां कानून व्यवस्था है बहुत दुरुस्त नहीं है, तो जो सरकार ने जो खर्च करना होता है खुफिया विभाग पर या फिर पुलिस पर, वह कम खर्च करती है। तो वहां पर अपराध इस तरह के होते रहते हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। पहले वो मारते हैं,
फिर तलाशी लेते हैं कि कुछ है या नहीं, चाहे कुछ भी ना मिले। ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि अगर यह जीवित रह गया तो कहीं उनकी शिकायत ना हो जाए, उन्हें सजा ना हो जाए, तो उस व्यक्ति को वो जीवित ही नहीं छोड़ते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यानी कि उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ है। अगर आपको हथियार रखना है, पिस्तौल बंदूक रखनी है, तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं था। तो जैसे हम लोग लाठी अपने घर में रख सकते हैं बगैर लाइसेंस के, तो वहाँ पर लोग बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते रहते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर डाकू किसी को जीवित छोड़ दे तो हो सकता है वही व्यक्ति पलटकर उसे मार दे, तो इसलिए डाकू पहले ही उसे मार डालते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, भिखारी थे, तो सामने वाले को पता है इसके पास मिलेगा ही क्या। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते लगता कि यहाँ कोई डाकू हो सकते हैं, कोई ऐसा कुछ घटना हमारे साथ हो सकती है, तो वो भिखारी की जो एक्टिंग होती है उस तरह का अभिनव करना शुरू कर देते। कैसे? टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची 1 पैसा, दया दया 1 पैसा दे दो, इस तरह से कहकर वो भीख मांगने का अभिनय शुरू कर देते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते? ऊंची खड़ी चढ़ाई है, पीठ पर सामान है, तो दिक्कत हो रही है चढ़ने में। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, इतना लंबा उन्हें चलना था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। कि 2 घोड़े कर लेते हैं ताकि हमें कुछ सरलता हो जाए, आसानी हो जाए, उस पर सामान रख लेंगे और हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। आगे का हिस्सा हम पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।